जंग को ईद के बाद कहां तक देख रहे हैं? तो अगर आज जंग रुक जाती है और ईरान को कुछ $200 बिलियन एकदम से कहीं आ जाता है, तब भी उनको जो है 20 साल लगेंगे अपने मुल्क को रीबिल्ड करने के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें ईरान इनको यूनिलैटरली वॉकआउट करने देगा इतना नुकसान करा के? तो जवाब है नहीं देगा। यह है आपको कि ईद के बाद लगता है अमेरिका निकल जाएगा? नहीं, अगर वो निकला तो गल्फ का फ्यूचर जीरो है, और गल्फ जो है ना सारा मिलकर अमेरिका को कहेगा कि तुमने हमें मरवा दिया, अपने बेसिस यहाँ से उठाओ। ईरानियन लीडरशिप की एलिमिनेशन है, ये ईद के बाद भी इजराइल इसी तरह उनको टारगेट करता रहेगा, या ईरानियंस ने कोई ऐसा सेटअप बना लिया है कि अब उनका मेन लीडर को एलिमिनेट ना हो? ईरान में ना सिंगल लीडरशिप नहीं है। आयतुल्लाह खामेनेई ने डिसेंट्रलाइज कर दिया था, 31 यूनिट्स बन गए थे पासदाराने इनकलाब के। हर सूबे का अपना इंडिपेंडेंट यूनिट और अपना कमांडर, और उसका अपना मिसाइल और अपना आर्सेनल। ये आबनाए हुर्मुज़ बंद रहेगा? आबनाए हुर्मुज़ अगर कोई खुलवा सकता है तो अभी तक खुलवा लेता। वो कहते हैं आप पैसे दें, बता दें हमें, और आप ले जाए अपना जहाज, लेकिन आप युआन में देंगे हमें। डोनाल्ड ट्रंप एक अपना थूका हुआ चार्टर है, और आज मुझे सुबह को पता चला है कि उन्होंने बरतानिया को अप्रोच किया है कि भाई तुम कुछ करो। घर वालों को ईद मुबारक, आपके नाजरीन को, तमाम पाकिस्तान को ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। ईद के मौके पर मैंने सोचा मुबश्शिर लुकमान साहब को ना पकड़ा जाए तो कितनी गलत बात है, और मुझे पता लगा सख्त ज़ुकाम और बुखार में ईद मना रहे हैं मुबश्शिर लुकमान साहब। मुबश्शिर लुकमान साहब, मैं और मेरे तमाम नाजरीन व्यूअर्स विश यू अ वेरी स्पीडी रिकवरी फ्रॉम दिस फ्लू एंड फीवर। और शर्ट तो आपने बहुत अच्छी पहनी हुई है, लेकिन लगता है ज़ुकाम ने आपका काफ़ी बुरा हाल किया हुआ है। बेड़ा गर्क कर दिया। शुक्रिया बहुत बहुत आपका भी, आपके घर वालों को ईद मुबारक, आपके नाजरीन को, तमाम पाकिस्तान को ईद मुबारक। ईद मुबारक। तो ये कैसे हुआ जुकाम आपको? क्या आपने रमजान में ऐसी बदपरहेजी की कि जुकाम, और ठंडा बहुत पीते रहे हैं लगता है आप? नहीं, ठंडा नहीं पिया। ये वायरल इन्फेक्शन है, डॉक्टर ने मुझे कहा कि हर तरफ फैला हुआ है। हम्म। और हम वो मौसम ऐसा रहा है, गाड़ी में एसी चलाते रहे हैं, बाहर निकले हैं तो ठंडी हवा चल रही है, यू नो, बस एवरीथिंग हैड टू हैपन। चलें, वी विश यू अ गुड हेल्थ। आपकी तो सेहत बहुत कीमती है और पाकिस्तान के लिए आप बहुत कीमती हैं, और हमें आपकी बड़ी ज़रूरत है पाकिस्तान को आपकी। तो वी विश यू वेरी गुड हेल्थ। और चूंकि थैंक यू वेरी आप मच। सेहतमंद मुबश्शिर लुकमान ही तो सबकी खबर ले सकता है और खरा सच बोल सकता है, कि जब तक मुबश्शिर लुकमान सेहतमंद नहीं होगा, ना खरा सच बोल सकता है, ना सबकी खबर ले सकता है। तो इसलिए आउट ऑफ ऑर्डर है तो। ठीक है। चलें, पर थोड़ा सा ही करते हैं कि ईद के बाद का मंजरनामा, ईद के बाद ईरान कब तक आप इसको, जंग को ईद के बाद कहां तक देख रहे हैं? देखें, इसमें काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और अमेरिका ने एक और इसराइल ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, जो पाकिस्तान से उनको सबक सीखना चाहिए था। हम्म। मैं इसमें पाकिस्तान की जो मिलिट्री क़यादत है उनको और पाकिस्तान की हुकूमत को मैं बहुत क्रेडिट दूंगा कि देखें, इंडिया से भी जो हमारी जंग हुई थी, हमने उनको तुर्की ब तुर्की जवाब दिया, हम्म। मुंह तोड़ जवाब दिया, ज्यादा दिया, हम्म। लेकिन एस्केलेट नहीं हमने किया। यानी हमारे पास मौका था कि हम 18-20 जहाज उनके गिरा देते, हमने नहीं गिराए। हमने लॉक करके उनको बता दिया कि तुम किस काबिल हो। हम्म। इसी तरह अभी अफगानिस्तान से हमने 2 दिन पहले उनको मार मार के, उसके बाद हमने ईद का कह के उनसे सीज फायर कर दिया, जबकि वो तो हमारी बड़ी देर से मिन्नतें कर रहे थे। तो देखिए, पाकिस्तान जो है ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देता है, और अपनी यानी टेररिस्ट को उसने जड़ से भी निकाला, लेकिन एस्केलेट नहीं किया चीज को। अमेरिका और इसराइल जो है इस जंग को बहुत एस्केलेट कर चुके हैं, और खुद अभी 2-3 दिन पहले आपने सुना होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि हम नेगोशिएट किससे करें ईरान में, टॉप लीडरशिप तो टेक आउट कर गए हैं। अच्छा, ईरान के अंदर पहले आप ये समझ लें कि क्या हो रहा है। ईरान के अंदर जितना आपको मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ, अभी मैंने आज सुबह जो फिगर्स लिए थे, को 47,000 बिल्डिंग्स और घर जो है वो गिर चुके हैं, और कोई 32 से 35 लाख लोग जो है वो बेघर हो चुके हैं। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत तबाह हुआ है। तो अगर आज जंग रुक जाती है और ईरान को कुछ $200 बिलियन एकदम से कहीं आ जाता है, तब भी उनको जो है 20 साल लगेंगे अपने मुल्क को रीबिल्ड करने के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें ईरान इनको यूनिलैटरली वॉकआउट करने देगा इतना नुकसान करा के?
तो जवाब है नहीं देगा। और इसका आउटकम क्या होगा? अमेरिका तो चाह रहा है कि किसी तरह वो निकल जाए इस सारी गेम से। इसराइल अब फंस गया इसमें, और इसराइल के अंदर बड़ी एक मूवमेंट चल रही है जो नेतन्याहू के खिलाफ चल रही है। और दो मुल्क है जहां पे इस वक्त एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट चल रही है। एक तो मिडल ईस्ट का मुल्क है, दूसरा इसराइल है। और नेतन्याहू को पता है जब तक जंग रहेगी किसी न किसी फॉर्म में वो रहेगा। अब दूसरी चीज ये है कि अगर अमेरिका इसी तरह निकल जाता है तो सबसे खतरे वाली बात यह है आपको कि ईद के बाद गल्फ। लगता है अमेरिका निकल जाएगा? नहीं, अगर वो निकला तो गल्फ का फ्यूचर जीरो है। और गल्फ जो है ना सारा मिलकर अमेरिका को कहेगा कि तुमने हमें मरवा दिया, अपने बेसिस यहां से उठाओ, हम तो ईरान से ही डील कर लेते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। क्योंकि अगर अमेरिका इस तरह निकला बगैर किसी एश्योरेंसेस के ईरान से, तो गल्फ में कोई इन्वेस्टर वापस नहीं आएगा। गल्फ का इन्वेस्टर एक ही सूरत वापस आएगा कि इतनी लॉक्ड किस्म की डील हो, सीज फायर एग्रीमेंट हो, कि उनको एश्योरेंसेस हो कि अब 2 साल के बाद उनकी इन्वेस्टमेंट पे दोबारा कोई रॉकेट नहीं आके लगेगा, कोई ड्रोन नहीं आके गिरेगा वहां पे। हाँ। सो ये बड़ी खिचड़ी पक गई है, और ये बहुत ही गंदी लड़ाई हो गई है। और अब मुझे नहीं पता, जब तक ये प्रोग्राम आप ऑन एयर करते हैं, ईरान हो सकता है बाबुल मंदब को भी बंद कर दे, ऊतीस को इस्तेमाल करके। अगर उन्होंने वो कर दिया तो फिर इवन पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो है वो पेट्रोल की किल्लत हो जाएगी, नहीं मिलेगा। अब ये तो नहीं है ना कि पूरी दुनिया के लिए रुका हुआ है तो हमारे लिए आ जाएगा, वो नहीं आएगा। ये लोगों को तैयार रहना चाहिए इसके लिए। हम्म। इंडिया में इस वक्त 5.5 लाख रेस्टोरेंट बंद हो गए क्योंकि उनको एलपीजी नहीं मिल रही। उनकी कतर से आती है एलपीजी, और सारी वहां पे गैस के प्लांट्स बंद है। सो ये अगर जंग ने खत्म होना होता ईद के फौरन बाद, तो मुजम्मिल साहब, मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था ना कि डोनाल्ड ट्रंप का जो विजिट है 28 तारीख का चाइना का, उससे पहले जंग नहीं खत्म होगी। अगर वो होनी होती तो डोनाल्ड ट्रंप उस विजिट को कैंसिल ना करते, रीशेड्यूल करने की बातें ना करते। एज तो सिंपल एज दैट। तो आपको लगता है कि जो ईरानियन लीडरशिप की एलिमिनेशन है, ये ईद के बाद भी इसराइल इसी तरह उनको टारगेट करता रहेगा, या ईरानियंस ने कोई ऐसा सेटअप बना लिया है कि अब उनका मेन लीडर को एलिमिनेट ना हो? क्योंकि इंटेलिजेंस ऑडियंस चीफ का कोई कोई सेटअप नहीं है। देखे, फर्ज करें मैंने आपको अगर टारगेट करना है, मुजम्मिल सोहरावर्दी को, और मैं दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर हूं, तो आप कितने घरों में छुप लेंगे? लाहौर के अंदर, कराची के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर। आप पहाड़ों पे तो जा सकते हैं इलाका गैर में, लेकिन उसके बाद आप फिर डिसकनेक्टेड हो जाएंगे अपने सारे घर वालों से। सो अगर उन्होंने कनेक्टेड रहना है तो उनको तो मेन शहरों में रहना है। और इनका यही है कि ये किसी तरह लीडरशिप को मारते रहे। लेकिन ईरान की जो क्यादत है वो उस तरह की क्यादत नहीं है जिस तरह बाज ममालिक में है कि आपने ऊपर के 5 जनरल उड़ा दिए तो नीचे कोई भी नहीं है लड़ने वाला या हिकमत अमली वाला। उन्होंने सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टीयर्स तैयार करके रखी हुई हैं। उनके इंडिपेंडेंट जत्थे हैं हर सूबे के अंदर। सो इट इज नॉट गोइंग टू बी एन इजी केक वॉक। और ट्रुप्स ऑन ग्राउंड, अगर ट्रुप्स ऑन ग्राउंड आते हैं तो मैं आपको लिख कर दे देता हूं कि वो अमेरिका के लिए डेथ वारंट है। नहीं, तो फिर आपको कब तक, बड़ी ईद तक ये जंग चलती रहेगी? ये महीना तो चलनी है, महीना। और महीने के अंदर ये ग्लोबल इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करेगी। अब ईरान तो है ना, उसके तो ये मेंटालिटी है कि देखें जी, हम तो डूबे हैं, तुमको भी ले डूबेंगे। तो वो जो है ना, इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी, क्योंकि सीज फायर के लिए दोनों साइडों का एग्री करना जरूरी है ना। दूसरी साइड अब कहती है नहीं, अब तुम जो कर सकते थे तुमने कर लिया। तुमने हमारे बड़ों को मार दिया, तुमने हमारे आयतुल्ला को शहीद कर दिया, तुमने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को मारा, तुमने हमारे लोगों को बेघर कर दिया, तुमने अस्पतालों को मारा, स्कूलों को मारा, हमारे गैस प्लांट्स को मारा, हमारे ऑयल फील्ड्स के पास आके तुमने किया। तो अब हमें क्या डर किस चीज का रह गया? ये आबनाए हरमुज बंद रहेगा? आबनाए हरमुज अगर कोई खुलवा सकता तो अभी तक खुलवा लेता। इतनी सिंपल सी बात है। देखे ना उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ आबनाए हरमुज नहीं बंद किया। देखे, लोग समझ नहीं रहे, आबनाए हरमुज बंद करके उन्होंने खोल दिया। वो कहते हैं आप पैसे दें, बता दें हमें, और आप ले जाएं अपना जहाज, लेकिन आप युआन में देंगे हमें। यानी उन्होंने डॉलर को एज अ पेट्रो डॉलर, पेट्रो करेंसी उन्होंने चैलेंज कर दिया। और ये अमेरिका के लिए बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि उसकी पूरी पूरी इकोनॉमी जो है वो पेट्रो डॉलर के ऊपर खड़ी है। तो पेट्रो डॉलर के ऊपर खड़े होने का मतलब, जब उन्होंने युआन में लेने शुरू कर दिए तो इसका मतलब है शिप्स को तो आने जाने दे रहे हैं वो, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें अब करेंसी दूसरी चाहिए, तुम्हारा डॉलर जो है वो हमारे लिए नागवार है।
तो ये तो अमेरिका वो कहते हैं खुद। अगर वो टोल टैक्स लेने लग जाएं तो साल का 73 बिलियन डॉलर ले सकते देखे वो $100 बिलियन ले ले, $50 बिलियन ले ले, लेकिन वो डॉलर में नहीं ले रहे। हैं। जो अमेरिका के लिए अगर वो डॉलर में ले रहे होते तो अमेरिका को प्रॉब्लम नहीं थी अभी, क्योंकि अपना और से कौन सा उसका तेल आ रहा है। हम्म। ये ना, उसको तो कोई इशू ही नहीं है। तो लेकिन उसको उसकी जो हेजमनी है वो तो, क्योंकि जब 1974 में डॉलर ने गोल्ड को रिप्लेस किया था एज अ ग्लोबल करेंसी, और यानी एक फाइनेंशियल मार्केट्स में, तो तब से अभी तक जो अमेरिका की स्ट्रेंथ है पूरी दुनिया में, वो तो डॉलर की वजह से है। पाउंड ऊपर नीचे हो जाए, यूरो हिल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉलर अगर ऊपर नीचे होता है तो सिर्फ अमेरिका नहीं, पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी हिलती है। तो अगर वो डॉलर को ऑल्टरनेट करेंसी में डील कर रहे हैं, और दूसरी बात, इसको अंडर एस्टिमेट ना करें, आपको जो मैं एक बात कहने लगा हूं कि ब्रिक्स बहुत ज्यादा फाल हो रहा है, और इस साल सदारत जो है वो इंडिया कर रहा है ब्रिक्स की। और इंडिया ने अभी तक एक रोड़े अटकाए हुए थे कि ब्रिक्स अपनी यूनिलैटरल अपनी करेंसी ना लेके आए। तो ब्रिक्स की जो कंट्रीज हैं उनमें ब्राजील और चाइना और रशिया इस बात में कन्विंस्ड है कि इंडिया को अब ईरान से रिप्लेस कर लें, और इंडिया को बाहर निकाल दें इस साल के आखिर में, और फिर हम अपनी नई करेंसी ले आए। अगर वो ले आते हैं या नहीं भी लाते हैं, तो आप देखें, आप मिडिल ईस्टर्न कंट्री हैं, आप एक किंगडम है, आप एक शेखडम है, और आपका फ्यूचर जो है वो खतरे में इसलिए है कि आपके पास अमेरिकन बेस है। आपकी बिल्डिंग और आपका इन्वेस्टर खतरे में इसलिए है कि आपका अमेरिकन इंटरेस्ट है, या आपने हम्म। इसराइल के साथ आप सॉफ्ट कॉर्नर है। तो आपको तो पिस्सू पड़ जाएंगे। आप कहेंगे भाई अपना बेस निकालो, यहां से जाओ प्लीज, हमें जरा ये इंडिया और ईरान की क्या लड़ाई चल रही है? जहाज वापस मांगे हैं, उनके जहाज रोके हुए हैं दोनों में। मुझे लग रहा है कि इंडिया और ईरान की भी आपस में बड़ा सख्त लड़ाई चल रही है। इंडिया के ने 3 जहाज इस जंग से पहले ईरान के पकड़े थे, और वो उन्होंने अमेरिका को खुश करने के लिए, और वो टैंकर्स से वापस नहीं कर रहे थे। देखिए ये ईरानी टैंकर्स जो थे ना, ये इनका चक्कर ये है कि ये इन्होंने एक शेडो फ्लीट बनाया हुआ था, कोई 400-500 टैंकर्स का। दुनिया में जो भी टैंकर एक्सपायर हो रहा था उसको ये खरीद लेते थे, और उसको ये नया पेंट वेंट करके तेल भर के उसको चलाते थे। अब जब वो ईरान से निकलता था तो उसका जीपीएस वगैरह बंद कर देते थे, और वो अल्लाह तवक्कल जा रहा होता था तेल देने जहां भी उसने जाना होता था, और हाई सीज में जाके, फर्ज करें पाकिस्तान को चाहिए या कोरिया को चाहिए, किसी को चाहिए, हम्म। उसने अपने शिप में उनका तेल ट्रांसफर किया और उनको वापस भेज दिया। ये 3 उसी तरह के टैंकर्स हैं जो इंडिया ने पकड़े थे इंडियन ओशन के अंदर, और ईरान को उनसे झगड़ा ये है कि इनको रिलीज करो। और अब क्योंकि इंडिया पहले अनाउंस कर चुका था और अमेरिका को बता चुका था, तो वो उसको रिलीज करने से भी अब उसको प्रॉब्लम है कि वो नानी ने कसम कितना पैड़ा किता करके छड़ता और पैड़ा किता। तो वो वाला प्रॉब्लम हुआ है उनके साथ। वो चाइना ने फर्टिलाइजर्स की एक्सपोर्ट भी बंद कर दी है इस वजह से। उससे कहते हैं दुनिया में बड़ा फूड क्राइसिस आ जाएगा। चाइना ने सबसे पहले जो है ना वो फर्टिलाइजर, तो बात की बात है, रेयर अर्थ मिनरल्स बंद कर दिए अमेरिका को। हम्म। उससे अमेरिका की जितनी हाईटेक इंडस्ट्री है हम्म। उसकी प्रोडक्शन जो है बहुत लिमिटेड हो गई है। रुकी तो नहीं है, थोड़े बहुत तो है उनके पास, लेकिन बहुत लिमिटेड हो गई है। और ये फर्टिलाइजर जो है, अगर इन्होंने बिल्कुल रोक दिया तो मैस फर्टिलाइजर तो सिर्फ चाइना प्रोड्यूस कर रहा है, कोई और कर ही नहीं रहा। तो दुनिया को बिल्कुल उनकी टर्म्स पे आना पड़ेगा, और उनकी सबसे पहले टर्म्स होंगी कि हमने युआन में एक्सपोर्ट करना है, हमने डॉलर में एक्सपोर्ट नहीं करना है। ये जो सारी अब जंग का डायरेक्शन है ना, ये डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ती जा रही है, मोर देन एनीथिंग एल्स। अच्छा, तो अब सूरत हाल ये कि ईद के बाद हम अफगानिस्तान पे अपनी स्ट्राइक्स दोबारा शुरू कर देंगे। मुझे मुश्किल लगता है, मेरा ख्याल है कि बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है, और कतर भी कर रहा था, और सऊदी अरेबिया भी शायद कर रहा है, और पाकिस्तान ने एक बड़ा इम्पोर्टेंट उनको उनकी औकात याद करानी थी, 5,000 साल पुरानी तारीख याद करानी थी, वो करा ली है। और मैं चाहूंगा, और मेरा ख्याल है कि शायद ईद के बाद भी ये कंटिन्यू ना करें, अनलेस एंड अनटिल, अभी अफगान के ऊपर है। अगर वो दोबारा कोई हरकत करते हैं और उनको दोबारा को कीड़ा आता है, तो फिर तो पाकिस्तान उनको उससे बढ़कर जवाब देगा। और अगर वो बिहेव करते हैं और टर्म्स पे आते हैं हमारी, तो फिर आई थिंक वी विल नॉट सी एन एक्सटेंशन ऑफ दिस वॉर।
अच्छा, आपको लगता है ये सीज फायर चल जाएगा, लंबा चल सकता है? मुझे लगता है। मुझे लगता है क्योंकि सऊदी अरब ने भी उसको बड़ा अप्रिशिएट किया है, और उन्होंने, और लोगों ने, मुल्कों ने भी अप्रिशिएट किया सीज फायर। देखिए, सऊदी अरेबिया इस वक्त बड़ा डेस्परेट है एक मामले में, कि पाकिस्तान की तमाम एनर्जीज और रिसोर्स जो है वो सऊदी प्रोटेक्शन पे लग जाए। तो अगर पाकिस्तान एक फुल टाइम जंग में लगा हुआ है, तो सऊदी इसके लिए हमारे पास बड़ा आसान जवाब है कि सॉरी यार, हम जरा अपनी जंग लड़ ले, हम्म, फिर हम आते हैं आपके पास। तो हम्म। अभी तो सऊदीया जो है हमें इस्तेमाल करना चाहेगा उसमें, हमारी कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। क्या करना चाहेगा, मुझे नहीं समझ आती। जो जब वो ये अभी जो रियाज में जो इजलास हुआ है, उसमें अरबों ने लड़ने का फैसला तो नहीं किया। वो तो बड़ा ही सॉफ्ट सा डिक्लेरेशन है उसका, मैंने देखा है, उसमें कोई रिस्पॉन्ड करने की बात तो नहीं है। देखिए, फिलहाल तो पाकिस्तान जो है वो बड़ी सेंसिबल एक डिप्लोमेसी कर रहा है, और ईरान के और सऊदीया के और बाकियों के बीच में जो है वो काफ़ी उसने ठंडा किया है लोगों को। और लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ईरान में ना, जो मैंने आपको पहले बात बताई है कि सिंगल लीडरशिप नहीं है। आयतुल्लाह खामेनेई ने डिसेंट्रलाइज कर दिया था, 31 यूनिट्स बन गए थे पासदाराने इनकलाब के। हर सूबे का अपना इंडिपेंडेंट यूनिट और अपना कमांडर, और उसका अपना मिसाइल और अपना आर्सेनल। तो जब अगर आप फर्ज करें इस वक्त वजीर आजम या सदर कोई है ईरान का, और वो कहता है कि जी जंग बंदी करनी है, तो जरूरी नहीं कि पासदारान इनकलाब के इंडिपेंडेंट यूनिट जो है वो भी उसकी बात मान ले, पर क्योंकि कोई यही उन पर कोई वॉर रूम होगा, देखें, बड़ी कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स हैं। उन्होंने ऑयल गैस फील्ड पे किया, उन्होंने जवाब में ऑयल गैस, कहीं से तो ऑर्डर गया ना कि आज से ऑयल गैस फील्ड को वो ठीक मारना है, है। वो एक ठीक वॉर है। रूम तो मुझे लगता है ईरान में काम कर रहा है, जो एक सेंट्रलाइज वॉर रूम है वो आई काम एम कर रहा श्योर, है। आई एम श्योर वो काम कर रहा है, लेकिन बीच में देखे ना, जैसे कोई तुर्किया पे चला गया या सऊदीया पे चला गया या कहीं और चला गया, जो नहीं चाहते थे वो लोग, उसके बावजूद चला गया। तो वो इंडिपेंडेंट भी तो फायर हो सकता है ना, जो ईरानी गवर्नमेंट ने तो कह रही है हमने नहीं मारा। हम्म। जो वो इससे ज्यादा क्या कर सकते थे। लेकिन इतना आसान नहीं है अभी इसको करना। और अरब जो है ना वो किस कैपेसिटी में लड़ेंगे। देखिए, अरब की एक और बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे यूएई के अंदर ईरानी बहुत है, और यूएई के अंदर ईरान की इन्वेस्टमेंट बड़ी है। वो एक अगर डायरेक्टली अटैक करते हैं, तो वो अपने मुल्क में दे आर रिस्किंग सिविल वॉर। बहरेन की तो हुकूमत उलट जाएगी। 80% लोग जो है अहले तशी हैं और प्रो ईरान है वहां पे। तो ये पाकिस्तान का ले लें आप। पाकिस्तान में हम शिया और सुन्नी जो है दो बड़े हमारे मसलक हैं। और ये नहीं हो सकता कि अगर खुदा ना खास्ता ये जंग एक्सपैंड करे, तो हम लोग उससे बचे रहे। ये तो फिर हर एक को अपनी आग में नहीं, पर लपेटेगी। हमारे फील्ड मार्शल ने ईद से पहले अहले तशी उलमा से मुलाकात की, और उन सबसे की है उन्होंने यार वो मुलाकात। सब कुछ एक बात अपनी जगह पे है, सारे सेंसिबल है, लेकिन जब एक तीली लगती है ना मुजम्मिल साहब, तो फिर वो तीली लगती है और उससे आग भड़कती है। डरना चाहिए उस टाइम से, कि जब कोई बुरा वक्त आ जाए। बस मैं तो यही कहता हूँ। और ये जो ईद के बाद सलमान अकरम राजा साहब ने कहा है कि तहरीक शुरू हो जाएगी, और दमादम कलंदर होगा, हर चौक डी चौक होगा, और इमरान खान की रिहाई की तहरीक शुरू हो रही है। आपको क्या लग रहा है, बड़ी कामयाब तहरीक होगी अब के? मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है बचपन का, साइकोलॉजिस्ट है, पीएचडी, डॉक्टर आसिर अजमल। डॉक्टर अजमल जो गवर्नमेंट कॉलेज के थे प्रिंसिपल, उनके साहिबजादे। मैं डॉक्टर आसिर अजमल को रिक्वेस्ट करता हूँ कि सलमान अकरम राजा का कोई ट्रीटमेंट कर दे फ्री ऑफ चार्ज, क्योंकि एक पागल आदमी की ये निशानी है, नथिंग एल्स। ये लोग अपने लीडर को सिर्फ मरवाने के लिए बैठे हुए और कुछ नहीं। नहीं, पर वो अब देखे ना जी, अब वो कंटेनर बनाया हुआ है मौत या रिहाई वाला, तो वो कंटेनर निकालना नहीं है क्या, उसको पार्किंग लॉट में रख लेना है? सलमान अकरम राजा तो वो शख्स है कि जब पिछले साल आप याद करें, पिछली बार ये एहतजाज था, तो भाईजान को गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से मिंटो पार्क का रास्ता नहीं मिल रहा था। वो एक ड्राइवर के साथ अपनी अकेली गाड़ी पे वहीं पे फिरते रहते, और 3 घंटे उनको रास्ता नहीं मिला था। इनके पास डायरेक्शन की बड़ी कमजोरी है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान से कोई ना कोई राब्ता जरूर हुआ है। इस कोई शक नहीं कि इमरान खान से बातचीत हुई भी है। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान के लिए आसानी हो सकती है। लेकिन ये जो इसकी बहनें और इसकी पार्टी करते हैं, ये चाहते हैं कि इमरान अंदर ही रहे, कभी बाहर ना आए। अच्छा, तो ये क्या वो कहते हैं कि वीजा दे दें, वो कहते हैं नहीं नाइकॉप पे आए। फर्क क्या है वीजा और नाइकॉप में? नाइकॉप जिसके पास है उसको वीजे की जरूरत ही नहीं है।
नहीं, पर अगर उसको वीजा अगर चाहिए। आपने आपने एक फैसिलिटी ली हुई है पाकिस्तान की, तो आप पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक रहना यार। आपका नाइकॉप इशू हुआ हुआ है, अब वो रिकॉर्ड में इशू हुआ हुआ है, तो आपको वीजा कैसे इशू हो जाएगा? आप नाइकॉप दिखाए हो निकल जाए। नहीं, अल्लाह पर अल्लाह खैर वो सब। कहते हैं नहीं, अगर वो ब्रिटिश पासपोर्ट पे आते हैं बगैर नाइकॉप पे, तो वो नहीं, एज ए ब्रिटिश सिटीजन दुनिया आएंगे, का जो नाइकॉप पे आएंगे तो एज पाकिस्तानी सिटीजन आएंगे, फिर तुझे फड़ के पाकिस्तानी कानून ला दोगे। आप नाइक जब आपका नाइकॉप इशू हुआ हुआ है, तो वो इशू हुआ हुआ है, या तो आप उसको कैंसिल कराएं पहले, अब फिर आप अप्लाई करें। नाइकॉप के होते हुए तो आपको वीजा ले ही नहीं सकते आप। आपको वीजा ही है वो, आप दुनिया, आप नॉर्थ कोरिया का पासपोर्ट हो भले, साउथ कोरिया का, बर्मा का पासपोर्ट हो, जब नाइकॉप आपके पास है तो आपको पाकिस्तान ट्रैवल की कोई रोक टोक नहीं है। जितनी मर्जी बारी आए, दिन में 10 बारी आए। चलें, मुबशिर लुकमान साहब, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। इट वाज प्लेयर टॉकिंग टू यू। हैप्पी ईद मुबारक टू यू एंड योर फैमिली एंड योर एक फ्रेंड्स। बात मैंने आपको कहनी है, और एक बात मैंने आपके तवसत से नाजरीन को कहनी है, जो हर वक्त दुआ करते रहते हैं ना जंग के लिए, और अल्लाह ताला यानी कि ये हो जाए तो वो हो जाए, तो एक तो विशफुल थिंकिंग में जंगें नहीं होती हैं। लेकिन आप लोग ये दुआ करें कि ये जंग कंट्रोल हो जाए और थम जाए। क्योंकि ये मैं आपको बता दूं, ईरानी कौम तो बगैर बिजली के, पानी के और गिजा के लड़ रहे हैं बेचारे, और वो साबित कदम है। आपका अगर 1 महीने के लिए पेट्रोल बंद हुआ ना, तो फिर मैं देखता हूँ आप लोग कितने को सब्र करते हैं। इसलिए दुआ करें कि जंग ना ही प्रोलॉन्ग हो। हाँ, लेकिन आप तो कह रहे हैं चलेगी, दुनिया कह रही है चलेगी, ईरानी नहीं मैं कह रहा हूँ, मानेगा। लेकिन दुआ आप अच्छी करें ना, मैं ये दुआ, कह रहा हूँ। हाँ दुआ हम करते हैं, लेकिन लग नहीं रहा। लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि ईरान सरेंडर कर दे। हम देखें, नहीं, सरेंडर हमारे आप, जब हमारे जज्बात ये भी नहीं है कि ईरान हार जाए। देखिए बात पता है क्या है, 2 दफा डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 1 हफ्ते में सीज फायर के लिए बैकडोर डिप्लोमेसी की है, और उनसे नहीं हुआ। उन्होंने सीधा इनकार कर दिया। अब देखें, डोनाल्ड ट्रंप एक अपना थूका हुआ चार्ट रहा है, और आज मुझे सुबह को पता चला है कि उन्होंने बरतानिया को अप्रोच किया है कि भाई तुम कुछ करो। क्योंकि आज तक जितनी भी अमेरिका के लिए बैकडोर डिप्लोमेसी हुई है, वो तो ब्रिटेन ने की है। अमेरिका से खुद तो कभी डिप्लोमेटिक अप्रोच हुई नहीं है। तो अब अगर बरतानिया बीच में पड़ा, तो अमेरिका की तरफ से आप ये, मैं आपको गारंटी कर देता हूं कि सेंसिबल अप्रोच होगी, और उसमें कोई कोई रास्ता निकलेगा। आप मेरे, मैंने आपका, आपके ऊपर फर्ज करें तेजाब फेंका हुआ, खुदा ना खास्ता, तो आप मेरे से तो आप बैठेंगे ही नहीं, बात ही नहीं करेंगे। मैं तो टॉर्मेंटर हूं आपका। हाँ, लेकिन अगर मेरी बहन कोई आती है, मेरा कोई भाई आता है, और वो आपसे कहता है यार मुजम्मिल भाई जरा बैठ के बात करें, तो आप उससे बात भी कर लेंगे। फर्क है। चलें, बहुत शुक्रिया मुबशिर लुकमान साहब। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। थैंक, अल्लाह हाफिज।